बिना हेलमेट स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर एक लड़की ने बीच सड़क पर खूब ड्रामा किया। पुलिस ने जब उस लड़की का चालान काटने की कोशिश की तो उसने राज्य सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। और पुलिस के लाख समझाने पर भी वो लड़की शांत नहीं हुई। चालान की बात पर उस लड़की का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उसने वहां खड़े पुलिस वाले की वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तलगा मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। लड़की की धौंस देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। फिर बातों बातों में उस लड़की ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया। आज ये नीतीश आके काटेगा इसका चालान। इस हंगामे के दौरान गुस्साई लड़की ने कई बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और राज्य में लॉकडाउन पर नाराजगी जताई। जब मन किया ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। बाद में वहां महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया और पहले से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने बड़े अधिकारियों को इस घटना की खबर दी। बीच सड़क पर जब यह हंगामा हो रहा था उस वक्त वहां से गुजर रही एक महिला भी उस लड़की को समझाने पहुंची, लेकिन उसकी बात का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि तीसरी लहर के लिए क्या सरकार तैयारी क्या कर रही, क्योंकि अगर बच्चे इसकी चपेट में आने लगे तो माता पिता क्या करेंगे, क्या वो बच्चों के साथ अस्पताल में रहेंगे। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके जवाब में दलील दी कि टॉप लेवल पर फैसले लिए जा रहे हैं और सरकार सबके लिए सोच रही है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिर पूछा कि दूसरी लहर को संभालने के लिए लोग नहीं हैं तो तीसरी लहर में क्या होगा, क्या सरकार हाल ही में बने डॉक्टर और नर्स का इस्तेमाल कर सकती है या कोई बैकअप प्लान तैयार है। जिस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद लेने पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कोर्ट चाहे तो आगे की नीति के लिए सरकार को निर्देश दे सकती है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जनता के लिए सरकार जवाबदेह है और 2 साल के बाद उनको चुनाव लड़ना है, जज को नहीं, इसलिए सरकार अपने हिसाब से नीति बनाए। दिल्ली सरकार कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली के कुछ रामलीला मैदानों में, दिल्ली की कुछ जगहों में 1200 ICU बेड तैयार करने में जुट गई। बताया गया कि इन बिस्तरों पर सिर्फ गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिसके लिए मैदानों में सभी तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू हो गया। इसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के GTB अस्पताल के पास के रामलीला मैदान से सामने आई, जहां पंडालों में कई बेड लगे दिखे, जबकि कुछ लोग उसकी साफ सफाई करते नजर आए। हर बेड पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाएं मिले, इसके लिए इंतजाम किए गए। बताया गया कि इस रामलीला मैदान में 500 कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर लगाए जा रहे हैं और 10 मई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आधे बेड लग चुके हैं, साथ ही साथ CCTV कैमरा लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके मरीजों में, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर इनको लगाया गया है। इसके अलावा 500 ICU बेड LNJP अस्पताल के पास वाले रामलीला मैदान और 200 ICU बेड राधा स्वामी सत्संग ब्यास में तैयार किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ATS ने यूरेनियम की सौदेबाजी के मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि ATS ने यूरेनियम के साथ जिगर पंड्या और अबू ताहिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ATS को खबर मिली कि जिगर पंड्या नाम का शख्स उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उस पर एक टीम नजर रखने लगी। पता चला कि मुंबई के मानखुर्द में इसको बेचा जाएगा, लिहाजा उसको फौरन दबोच लिया गया। जिसके बाद पूछताछ में उसने अबू ताहिर का नाम लिया तो ATS ने उसको भी पकड़ लिया। तब पता चला कि यूरेनियम को कबाड़ के बीच छिपा कर रखा गया। तब एक टीम ने जाकर 7 किलो यूरेनियम को वहां से बरामद किया, जिसकी कीमत बाजार में 21 करोड़ बताई जा रही। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भी यूरेनियम की पुष्टि कर दी, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इसकी जांच एक निजी लैब से कराई थी, जिसकी तलाश चल रही है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के इलाज में जुटे कुछ डॉक्टरों ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां डॉक्टरों ने मरीजों को ठीक करने के लिए म्यूजिक का भी सहारा लिया। जिसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद सरदार वल्लभ भाई अस्पताल से भी सामने आई। वहां PPE किट पहने 3 डॉक्टर कोरोना मरीजों के बीच पहुंचे। उनमें एक के पास गिटार था। इलाज के दौरान मरीजों का तनाव मिटाने के लिए उन्होंने वार्ड में गाना गाया और उनका दिल बहलाने की कोशिश की। डॉक्टरों को इस रूप में देखकर मरीज भी खुश हो गए। कुछ ने ताली बजानी शुरू कर दी और कुछ मरीजों ने ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस किया और मरीजों का ध्यान बटाया।
इनकी ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से मरीज अच्छा महसूस करें। डांस करते करते ये लोग मरीजों के पास भी पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाते दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की मीडिया पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी और अपने आदेश में लिखा कि अदालत में जो भी होता है उसे रिपोर्ट करना मीडिया का अधिकार है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके पीछे यह वजह बताई गई कि हाईकोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ मौखिक था और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे रद्द करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि जज ने यह नसीहत जरूर दी कि हाईकोर्ट को भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान जुटी भारी भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इसके लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इसी याचिका में कोर्ट में जिरह को मीडिया में रिपोर्ट करने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों का मजाक बनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियों के साथ सब्जी मंडियों को तय वक्त के लिए खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन जब सब्जी मंडियां खुली तो कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद वहां सब्जियां बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। सब्जी मंडी में किसी आम दिन की तरह ही चहल पहल दिखी। लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। कुछ लोगों ने तो मास्क भी पहनना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो प्रशासनिक दावे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, वो बिल्कुल हवा है। कुछ ऐसे ही हालात कोरोना से लड़ रहे वाराणसी में भी दिखाई दिए, जहां की एक सब्जी मंडी में सुबह सुबह भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़ी तादाद में ऐसे लोग दिखे जिनके मुंह पर मास्क नहीं थे। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी जिसे कोरोना से बचने के लिए जरूरी बनाया गया, उसे सब्जी मंडी में आए लोग भूल ही गए, क्योंकि इस बात की फिक्र न तो सब्जी बेचने वालों को थी और न ही सब्जी खरीदने वालों को। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि दोनों पक्षों में तीखी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जो ये देखेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। असल में जिरह के दौरान केंद्र सरकार ने दावा किया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन सप्लाई की गई, जबकि आदेश 700 मीट्रिक टन देने का था, यानी जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा दी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि सप्लाई में कोई कमी नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार इसके मैनेजमेंट में फेल हो गई, जिस पर केजरीवाल सरकार ने जवाब दिया कि केंद्र की दलील गलत है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत है तो वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली के पास ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकर ही नहीं और केंद्र सरकार टैंकर नहीं दे रही। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कुछ पुलिस वालों ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। वहां राज्य सरकार ने बेकाबू हो रहे हालात पर लगाम लगाने के लिए 17 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले सड़कों पर उतर आए और लोगों को इस बारे में जागरूक किया। पुलिस की इस टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राज्य सरकार के इस फैसले को पहुंचाने की कोशिश की, ताकि कर्फ्यू के नियमों को सब लोग माने। कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। सड़कों पर उतरी इस टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। दुकानदारों को आगाह कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नो मास्क नो सर्विस का पालन कराएं। इन पुलिस वालों ने बाजार से लेकर बस अड्डे तक भीड़ भाड़ वाली ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने घूम घूम कर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश न की हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मीटिंग में उनको देश भर के अलग अलग राज्यों और जिलों में मरीजों और इलाज की सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने उन जिलों को लेकर चिंता जताई जहां या तो मरीज बहुत ज्यादा हैं या जहां ऑक्सीजन और आईसीयू के बेड 60% से ज्यादा भरे हुए। इसके बाद उन्होंने रेमडेसिविर समेत दूसरी दवाओं के उत्पादन और टीका अभियान पर चर्चा की और यह निर्देश दिया कि किसी भी राज्य में लॉकडाउन या प्रतिबंधों की वजह से वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी न पड़े। जम्मू में एक सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर निजी अस्पताल भेजे जाने पर हंगामा हो गया। बताया गया कि उस निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद सरकारी अस्पताल ने अपने कोटे से कुछ सिलेंडर वहां भेजने का फैसला लिया।
लेकिन इससे वहां भर्ती मरीजों के तीमारदार भड़क गए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे पुलिस के ट्रक को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच भी काफी कहासुनी हुई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर सिलेंडर बाहर भेजने का भी आरोप लगाया। ये सरकारी हॉस्पिटल वाले और सरकारी सिलेंडर भर के ये नारायणा हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ऊपर से आए आदेश की दलील दी और फैसले का बचाव किया। उनको लगा कि वहाँ ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि आप फटाफट 30 सिलेंडर्स भेजिए। बाद में प्रशासन ने अस्पताल के कोटे के ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाने का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला और आंधी बारिश के साथ कुछ जगह ओले भी गिरने से गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि आंधी ने कई जगह बिजली के खंभे और तार तोड़कर घर से काम कर रहे लोगों की दिक्कत भी बढ़ा दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम से एम्बुलेंस के लिए लाखों की वसूली का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। न्यूज़ 18 के धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट है कि एक एम्बुलेंस चालक पर गुरुग्राम से पंजाब के लुधियाना तक जाने के लिए करीब 1.25 लाख रुपए वसूल करने का आरोप है। परिवार का दावा है कि शहर में बेड न मिलने की वजह से कोरोना मरीज को पंजाब के लुधियाना में इलाज के लिए ले जाना पड़ रहा, लेकिन इसके लिए किराए के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। लिहाजा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वहां की एम्बुलेंस यूनियन ने सफाई दी कि यह एम्बुलेंस उनके यहां की है ही नहीं। कोरोना संकट में जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा मांग है, उसे बनाने वाली एक कंपनी के अंदर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। ये कंपनी महाराष्ट्र के पालघर में है, जिसमें 24 घंटे इस इंजेक्शन को बनाने का काम जारी है, ताकि अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से न जूझना पड़े। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे पीपीई किट पहनकर कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी गए, जहां अलग अलग चरणों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने का काम होता है। इस कंपनी में दवा का घोल बनाने से लेकर उसे शीशियों में भरने तक का काम मशीनों से किया जाता है। वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। बताया गया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी वहां के सारे कर्मचारी दिन रात काम में लगे हैं ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से रेमडेसिविर बनाने वाली सभी कंपनियों को ज्यादा मात्रा में कच्चा माल मुहैया करवाने की मांग की। ऐसी कंपनियों के पास और 30 लाख बना रही, उसको 50 लाख बनाने की कैपेसिटी है, तो रॉ मटेरियल किसी तरीके से एयरलिफ्ट कराइए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ने पर इसकी कालाबाजारी भी तेज हो गई, इसलिए सरकार की कोशिश है कि उसका उत्पादन बढ़े। हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 3 लड़कों पर किराया मांगने पर पीजी हॉस्टल के मालिक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के वीडियो में साफ दिखा कि पीजी हॉस्टल के मालिक को गोली मारकर तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। इससे पहले उस पीजी हॉस्टल का मालिक अपने एक साथी के साथ बैठा था, तभी सीढ़ियों से उतरकर एक लड़का उनके पास पहुंचा। उसके हाथ में पिस्टल दिखी। जैसे ही उन दोनों को उस लड़के के इरादे की भनक लगी, उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मौका देखते ही वो लड़का वहां से भाग निकला, जिसके पीछे उस पीजी हॉस्टल के मालिक का साथी गया। इस बीच उसे अकेला देख दूसरा आरोपी वहां पहुंचा और उसने बिना वक्त गंवाए 2 बार फायरिंग कर दी।